ओके स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। चैप्टर 1 का हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें एक मेथड रह गया था, नॉर्मेलिटी। तो आज हम उसी मेथड को कंटिन्यू करते हैं। नॉर्मेलिटी के लिए बच्चों, नॉर्मेलिटी क्या होता है, ठीक है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of gram equivalents of solute present in per liter of solution। देखिए इसका क्या मीनिंग है। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute upon volume of solution in liter। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और वॉल्यूम तो है ही साथ में इन लीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने बाकी सारे मेथड्स पढ़ लिए थे, सिर्फ नॉर्मेलिटी रह गया था, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो अब आप ज़रा इन दोनों फॉर्मूलेस को कंपेयर करिए, क्या डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूलेस में। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है और यहाँ मॉलिक्यूलर वेट है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो दैट मीन्स नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के फॉर्मूले में सिर्फ यही डिफरेंस है। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या चीज़ है, मोलर वेट तो हमें पता ही था ऑलरेडी। तो अब नॉर्मेलिटी को समझने के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट को समझना होगा पहले। तो अब मैं आपको इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट समझाती हूँ। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है स्टूडेंट्स? weight of any substance which can displace 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine, उसे बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट, विल बी नोन एज इक्विवेलेंट वेट। ये क्या मीनिंग है बच्चों इस बात का कि किसी भी सब्सटेंस का वो वेट, मान लो मैं मैग्नीशियम ले रही हूँ, उसका सपोज ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन हो रहा है, या मैग्नीशियम का हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शन हो रहा है, या मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ कोई रिएक्शन हो रहा है। तो मैग्नीशियम का वो वेट जो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, या 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाए, उसे बोला जाएगा मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है, एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए C12 को स्टैंडर्ड बनाया जाता है। हर एटम का वेट कार्बन 12 के एटम के कंपैरिजन में मेजर किया जाता है, ये बात सबको पता है। सेम वे में स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट वेट मेजर करने के लिए इन तीनों को स्टैंडर्ड बनाया गया है। किसे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, इन तीनों को स्टैंडर्ड बना दिया गया। इनके कंपैरिजन में जो जो वेट आएगा उसे इक्विवेलेंट वेट बोला जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, कि अगर डेफिनेशन की बात हो तो इक्विवेलेंट वेट क्या चीज़ होती है। पर इक्विवेलेंट वेट को, कंसेप्ट को समझने के लिए हमें डेफिनेशन से थोड़ा हट के अलग से समझना होगा। देखिए, जैसे सपोज इक्विवेलेंट वेट क्या है, मैं आपको फिर से और एक दूसरे तरीके से समझाती हूँ। HCl है, HCl का कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है। वैसे HCl का मॉलिक्यूलर वेट तो है 36.5 ग्राम, लेकिन जब सॉल्यूशन बना तब HCl का कितना वेट वहाँ पर एक्टिव था,
एक्चुअली में पार्टिसिपेट कर रहा था सॉल्यूशन बनाने में, उसे बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का वो वेट जो एक्चुअली में रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उसे क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो सिर्फ HCl ही नहीं, किसी भी कंपाउंड पे बात अप्लाई होती है। अब बच्चों, हर तरीके के कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला अलग अलग है। जैसे मान लो कोई एसिड है, बेस है, या सॉल्ट है, या कोई आयन है। पहले मैं इन चारों की बात करती हूँ कि इनका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाएगा। एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का बच्चों मेथड है, फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट निकालने का, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बेसिसिटी। इसके लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एसिडिटी। इसके लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वैलेंसी। और आयन का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इट्स चार्ज या वैलेंसी, जो भी उसके ऊपर है। ठीक है, अब बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी ये होती है किसी भी एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं, जो एसिडिक हाइड्रोजन्स बोला जाता है जिन्हें, इन्हें और क्या बोला जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन्स। तो वही बेसिसिटी होती है। एसिड्स की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक उल्टी टर्म यूज़ होती है, बेसिसिटी। बेसिस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए उसकी रिवर्स टर्म यूज़ होती है, एसिडिटी। अब बेसिस में एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है ना, ये तो पॉजिटिव वैलेंसी है, ये चार्ज है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ ये बात। एसिड्स, सपोज HCl का इक्विवेलेंट वेट निकाला जाए तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, कितने हैं, 1। H2SO4 का निकाला जाए 98 डिवाइड बाय 2। ठीक है, H3PO4 का निकाला जाए H3PO4, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, डिवाइड बाय 3। एसिटिक एसिड का निकाला जाए, मॉलिक्यूलर वेट है 60 डिवाइड बाय 1। इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ये बात सबको पता होगी। ठीक है ना। अब बच्चों, ये भी ज़रूरी नहीं है H3PO4 का हमेशा 3 से डिवाइड होगा। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल कहा जा रहा है H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो तुम 3 लोगे। लेकिन सपोज तुम्हें कोई इक्वेशन दे दी NaOH प्लस H2SO4 गिविंग NaHSO4 प्लस वाटर। अब तुम मुझे ये बताओ, इस इक्वेशन में क्वेश्चन ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना होगा, तो आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? यहाँ 98/2 नहीं होगा इसका इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि हमें अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखना है, क्या इस इक्वेशन में H2SO4 के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए। देखिए ये सॉल्ट का फॉर्मूला क्या बता रहा है, एक हाइड्रोजन तो अभी भी रह गया। अगर दोनों रिप्लेस हो जाते तो फॉर्मूला बनता Na2SO4, और अब क्या बन रहा है, NaHSO4। तो दैट मीन्स अब आंसर होगा 98/1। अब आंसर 98/2 नहीं होगा। लेकिन ये कंसेप्ट तो आप तब लगा सकते हो ना जब आपको इक्वेशन दी होगी। अगर इक्वेशन नहीं दी तो आप पूरे 2 से डिवाइड करोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अगर इक्वेशन दी है तो उसमें चेक करना है कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, और इक्वेशन नहीं दी तो जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है सब ले लिए जाएंगे 2 पर। लेकिन तब भी जितने रिप्लेसेबल है, ये नहीं कि जितने हाइड्रोजन है सबसे डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर तो एसिटिक एसिड के केस में तो 4 है, तो कोई 4 से थोड़ा ना डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 तो है ही नहीं एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर है। और देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं NaOH। NaOH का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 40 डिवाइड बाय 1। कितने हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा डिवाइड बाय 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जितना भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा डिवाइड बाय 3।
ठीक है। और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं सॉल्ट का। कोई सॉल्ट है, तो कोई सॉल्ट है बच्चों, सपोज NaCl। इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 58.5 डिवाइड बाय पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है यहाँ पे +1, भाई ये -1 तो ये +1, तो डिवाइड बाय 1। सपोज मैं ले रही हूँ CaSO4, सल्फेट आयन पे -2 चार्ज, तो कैल्शियम पे +2, तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। सपोज सॉल्ट है AlCl3, टोटल नेगेटिव चार्ज -3, तो यहाँ कितना आ गया +3, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3। ये तरीका है सॉल्ट्स का इक्विवेलेंट वेट निकालने का। नेक्स्ट देखिए, कोई आयन लेते हैं हम, आयन लाइक O2-, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 इसका चार्ज है, माइनस या प्लस मैटर नहीं कर रहा, सिर्फ चार्ज, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी। H + 1/1, CO3 2-, पूरा वेट निकाल लो CO3 का, ये हो जाएगा 12 + 48 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 इसका चार्ज है। और एग्जांपल्स देखो, सपोज लिया जा रहा है SO4 2-, सल्फर 32 और +64 डिवाइड बाय 2, PO4 3-, फॉस्फोरस 31 +64 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये आयंस का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो अब जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए, तब आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। अब हम फिर से नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले पे आते हैं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब आप इतना पढ़ने के बाद शायद इतना समझ जाएंगे कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट इक्वल होगा। मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट इक्वल भी हो सकते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स, NaOH, क्योंकि NaOH में 1 से ही तो डिवाइड होना था, तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट इक्वल। HCl 1 से ही तो डिवाइड होना था, NaCl 1 से ही तो डिवाइड हुआ है, एसिटिक एसिड 1 से डिवाइड हुआ है। इन सभी केसेस में बच्चों मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट इक्वल है। तो अगर आपसे इनके कुछ सॉल्यूशन बनाए जाते हैं और मोलैरिटी निकालने के लिए भी कहा जाता है, नॉर्मेलिटी भी, तो क्या इन दोनों फॉर्मूले में सेम ही तो वैल्यू डलेगी? अगर वेट सेम डाला गया है, एक ही सॉल्यूशन बनाए कुछ पर्टिकुलर वेट डालकर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट भी तो सेम ही है। तो ऐसे सभी केसेस में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल आएगी। ठीक है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वल आएगी। तो एक कंडीशन तो हो गई, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के इक्वल हो सकती है कुछ केसेस में। दूसरी कंडीशन आ गई, आप ये देखो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में से हमेशा ज़्यादातर क्या बड़ा होगा? ज़्यादातर नहीं, हमेशा मॉलिक्यूलर वेट ही बड़ा होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट तो कैसे आ रहा है? डिवाइड करके आ रहा है हमेशा, तो छोटा हो गया ना। अगर इक्विवेलेंट वेट हमेशा छोटा होगा तो जब छोटे नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से ज़्यादा ही आएगी, नॉर्मेलिटी कभी भी मोलैरिटी से कम नहीं आएगी। समझ गए मेरी बात? नॉर्मेलिटी कभी भी मोलैरिटी से कम नहीं आएगी, क्योंकि ये नंबर कभी भी बड़ा नहीं होगा। जब ये नंबर हमेशा स्मॉलर है तो आंसर हमेशा लार्जर आएगा, तो नॉर्मेलिटी क्या आएगी? हमेशा लार्जर नंबर। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। देखिए अभी हमने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा बच्चों 2 टाइम्स। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, दोनों फॉर्मूलेस को डिवाइड कर दीजिए। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी कर दो, वेट कैंसिल हो गया, वॉल्यूम कैंसिल हो गई, और ये मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला गया, इक्विवेलेंट वेट नीचे आ गया।
आ गया ये फॉर्मूला, आ गया। सो दिस इज द रिलेशन इन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो आपको अगर एक कंपाउंड दिया हुआ है उसका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, आपको उसकी मोलैरिटी पता है तो आप नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, नॉर्मेलिटी पता है तो मोलैरिटी, यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है। सपोज बहुत सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, H2SO4, मोलैरिटी दी हुई है 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98, इक्विवेलेंट वेट 49, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट कैसे आया है? 2 से डिवाइड करके। ये चीज़ें तो आप ओरली कर सकते हैं बच्चों, बहुत सिंपल। जब आप कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ओरली हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय 98 अपॉन 49, दैट इज़ 4। नॉर्मेलिटी के आंसर के आगे n लिख दिया जाता है, इसका मतलब है 4 नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है ना। सपोज मैं आपको देती हूँ एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड की मोलैरिटी 4 है, तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी? एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट इक्वल है। क्यों है? क्योंकि एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो जब ये इक्वल है तो नॉर्मेलिटी भी इक्वल हो गई 4। अंडरस्टूड? ठीक है। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाती हूँ बच्चों। कुछ टर्म्स हैं, कई बार क्वेश्चन में ये टर्म लिखी होती है, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। डेसी नॉर्मल का मतलब होता है बच्चों नॉर्मेलिटी इज़ 1/10। 1/10 को डेसी नॉर्मल लिख देते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी डेसी नॉर्मल लिखा है तो यानी कि वो 1/10 है वैल्यू। ठीक है। लिखा है डेका नॉर्मल, तो क्या है? नॉर्मेलिटी इज 10। डेका का मतलब 10, डेसी का मतलब 1/10। सेम वे में लिखा है सेमी नॉर्मल, किसी क्वेश्चन में सेमी नॉर्मल का मतलब है नॉर्मेलिटी इज 1/2। सपोज कहीं लिखा है पेंटी नॉर्मल, इसका मतलब है नॉर्मेलिटी इज 1/5। और अगर लिखा है पेंटा नॉर्मल तो नॉर्मेलिटी इज 5। सेम वे में लिखा है सपोज सेंटी नॉर्मल, नॉर्मेलिटी इज 1/100। ये सारी टर्म्स याद रखिएगा, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में ये टर्म्स यूज़ हो सकती हैं। ठीक है। देन अगर लिखा है सपोज सिंपल नॉर्मल सॉल्यूशन, अगर कहीं लिखा है नॉर्मल सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है नॉर्मेलिटी इज़ 1। नॉर्मल सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन विद नॉर्मेलिटी 1। अंडरस्टूड? और कुछ टर्म्स बताती हूँ मैं आपको। मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन विद मोलैरिटी 1। जिसकी मोलैरिटी 1 है उसे मोलर सॉल्यूशन कहा जाता है। सेम वे में लिखा है मोलल सॉल्यूशन, इसका मीनिंग है सॉल्यूशन विद मोलैलिटी 1, उसकी मोलैलिटी 1 है। ठीक है। अंडरस्टूड? तो ये कुछ टर्म्स के मीनिंग्स मुझे आपको समझाने थे, ये बता दिए मैंने। अब हम आगे एक और कंसेप्ट पे आते हैं बच्चों। वो भी कंसेप्ट काफ़ी अलग सा है आप लोगों के लिए, इसी सबसे रिलेटेड है, कंसंट्रेशन के टॉपिक से। मान लीजिए एक एसिड में दूसरा एसिड मिक्स किया जाता है, उसी में एक थर्ड एसिड मिक्स कर दिया जाता है, तो अब एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है ना। इस एसिड की अपनी कुछ पर्टिकुलर नॉर्मेलिटी थी, वॉल्यूम थी, इसकी भी कुछ नॉर्मेलिटी थी, वॉल्यूम, और इसकी भी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम। अब नए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम क्या आएगी? आर का मतलब है रिजल्टेंट। भाई अब तो चेंज हो गई, कुछ भी डालते किसी भी सॉल्यूशन में बच्चों कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। चाहे इवन वाटर डाल दिया जाए कंसंट्रेशन तो बदल जाएगी। यहाँ एसिड में एसिड डल रहा है, कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, नो रिएक्शन, लेकिन हाँ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बदल जाएगी। तो नई कंसंट्रेशन निकालने का ये फॉर्मूला है, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल्स टू NRVR। मतलब अगर आपको मान लीजिए
एक HCl का सॉल्यूशन था, एक H2SO4 का था, एक HNO3 का सॉल्यूशन था। सपोज़ ये 1/10 था और इसकी वॉल्यूम ली गई थी 10 ml। ये 1/5 था, इसकी वॉल्यूम ली गई थी 20 ml। ये 1/2 था, इसकी वॉल्यूम ली गई थी 30 ml। आपसे कहा जा रहा है नए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी, NR निकालो। बस ये प्लस करते जाओ, N1V1, N2V2, N3V3। VR की जगह क्या रखोगे, 10 + 20 + 30 60। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये। और देखिए एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, सपोज़ यहाँ पर ये लिखा होता है ये HCl, H2SO4, HNO3 मिक्स किए गए। अब अलग क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। 1/10 था, ये 10 थी वॉल्यूम। ये 1/5 था, ये 20 थी वॉल्यूम। ये 1/2 था, ये 30 थी वॉल्यूम। और मिक्स करने के बाद वॉल्यूम वॉज मेड अप टू 1 लीटर। वॉल्यूम को, इन सबको ऐड करने के बाद वॉल्यूम को 1 लीटर तक मेकअप कर दिया गया। मेकअप कर दिया गया यानी कि एक फ्लास्क में वॉल्यूम 1 लीटर तक पहुंचा दी गई। कैसे, वाटर डालकर। तो अब टोटल वॉल्यूम निकालते वक्त आप 30 + 20 + 10 यानी कि 60 नहीं लेंगे, अब आप लेंगे 1000 ml। ये डिफरेंस आ गया क्वेश्चन में, क्योंकि 1 लीटर तक उसे पहुंचा दिया गया था, तो फाइनल वॉल्यूम विल बी 1 लीटर। वो तो मिलीलीटर में थे, तो हमने उसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब नॉर्मेलिटी इस फॉर्मूले से निकल आएगी। अंडरस्टूड। सेम यही फॉर्मूला अगर बेस में बेस मिक्स करा जाए तब भी यही फॉर्मूला यूज़ होगा। सपोज 2 बेसेस मिक्स कर दिए तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी आई ये बताना है। अगेन N1V1 + N2V2 = NRVR। अंडरस्टूड। तो ये कंसेप्ट बच्चों लगाना है हमें जब हम नॉर्मेलिटीज़ निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशंस चेंज हो रही हैं मिक्सिंग करने से। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी तक तो हमने एसिड में एसिड मिक्स किया, ठीक है, या बेस में बेस मिक्स किया। अब सपोज़ कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए H2SO4 का है या किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है, इसकी नॉर्मेलिटी है 1/5, इसकी वॉल्यूम ली गई 250 ml और इसमें वाटर ऐड कर दिया। वाटर वॉज एडेड, कितना, 250 ml वाटर वॉज एडेड। न्यू सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों वाटर ऐड करने से भी नॉर्मेलिटी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी सब चेंज हो जाएगा जैसे ही वाटर डाला उसमें। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे N × V इनिशियल = N × V फाइनल। इनिशियल और फाइनल का N × V इक्वल होता है। इनिशियल में आप क्या डाल दोगे, 1/5, वॉल्यूम 250, फाइनल निकालनी है। वॉल्यूम फाइनल कितनी होगी बच्चों, 250 + 250 500, क्योंकि वाटर उसी में डाला गया है, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई 500। तो ये कंसेप्ट कब लगाना है, जब डाइल्यूशन किया गया है वाटर डालकर, चाहे एसिड में, चाहे बेस में, चाहे किसी सॉल्ट में, किसी में भी डाला गया वो वाटर। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है कि डाला जा रहा है एसिड में बेस या बेस में एसिड, एक ही बात है। एसिड और बेस तो आपस में रिएक्ट करेंगे और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पता है सबको। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर भी यही होगा, एसिड प्लस बेस से बन गया सॉल्ट प्लस वाटर। अब सपोज़ तुम्हें एसिड की नॉर्मेलिटी दी हुई है 1/2, इसकी वॉल्यूम भी दी हुई है 100 ml, बेस की वॉल्यूम दी हुई है 50 ml। कितना बेस ने न्यूट्रलाइज किया, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी ये निकालना है।
तो जब न्यूट्रलाइजेशन होता है बच्चों, फॉर्मूला लगता है N/V ऑफ एसिड इक्वल्स टू N/V ऑफ बेस। ठीक है, तो जितना N/V एसिड का था, जब न्यूट्रलाइजेशन हुआ, जब एक एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया पूरा, उस टाइम दोनों के N/V इक्वल थे। ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये अननोन है, निकाल लो इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, कोई सी भी एक अननोन कंसंट्रेशन या वॉल्यूम। अंडरस्टूड? तो ये कंसेप्ट कब अप्लाई करेंगे, जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। इस इक्वेशन को नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है, N/V ऑफ एसिड इक्वल्स टू N/V ऑफ बेस। जब हमने नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था आज की क्लास में स्टार्टिंग में, तो वो था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मैं N/V को मल्टीप्लाई कर दूं, एक साइड ले जाऊं, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब इस फॉर्मूले में ये N/V तो रखा है, यानी कि क्या है एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और ये क्या है बेस के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप ये भी कह सकते हैं एट टाइम ऑफ न्यूट्रलाइजेशन number of gram equivalents of acid is always equal to number of gram equivalents of base। ठीक है ना, ये ग्राम इक्विवेलेंट ही तो है, ये भी। तो जब न्यूट्रलाइजेशन होता है, या न्यूट्रलाइजेशन होगा ही तब जब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके।